नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इससे पहले लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन वाले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये वाला समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें ताकि बीच में किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना रहे। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट यानी कि वो वाला ट्रांसपोर्ट नहीं जो सड़क पे गाड़ियों के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन है अपने बॉडी में बिल्कुल कुछ वैसा ही, मतलब ट्रांसपोर्ट कुछ वैसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रक के माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता है बल्कि ब्लड सेल्स के माध्यम से ये वाला ट्रांसपोर्ट होता है। तो कुछ अरेंजमेंट ऐसा बना हुआ है अपने बॉडी में, है ना, एक ऐसा अरेंजमेंट बना हुआ है इनसाइड आवर बॉडी जो कैरी कर सकता है कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो ये जो कैरी करके एसेंशियल सब्सटेंसेस को बाकी मतलब अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है, तो इसी वाले मैकेनिज़्म को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये वाला मैकेनिज़्म। ठीक है। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर हम लोग देखें तो ये हमारे एवरीडे लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है टू कैरी समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह तक कुछ चीज़ों को ले करके जाना। ठीक है। ट्रांसपोर्ट का बेसिक मतलब ये होता है। और बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस जहाँ कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब किया जाता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी और फिर इनको दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है, कैरी करके ले जाया जाता है। इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इस तरह से बायोलॉजी में इनका एक अलग मतलब निकलता है। काम बिल्कुल वैसे ही सड़क वाला ही कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सड़क वो वाला सड़क कंक्रीट का सड़क नहीं है, बिल्कुल एक टनल है, एक ट्यूब है और उस ट्यूब को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में जानने से पहले कुछ और भी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट को अच्छे से समझेंगे। तो ब्लड जो है, ब्लड काफ़ी ज़्यादा वाइटल है हमारे बॉडी में, है ना। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग दी ओवरऑल हेल्थ एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल हेल्थ और फंक्शंस को मेंटेन करने में ब्लड काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बना होता है वेरियस सेल टाइप्स से और लिक्विड मैट्रिक्स जिनको कि हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड का कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उनमें से अगर बात करें तो पहला कंपोनेंट आ जाता है ये प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन जो होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा कहते हैं। टोटल ब्लड वॉल्यूम का लगभग 55% वॉल्यूम जो है प्लाज्मा का होता है। ये पेल येलो फ्लूइड होता है जिसमें वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जैसे कि सॉल्ट वगैरह सब हो गया, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज़, क्लोटिंग फैक्टर्स और एल्ब्यूमिन। तो ये सब प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद आ जाता है रेड ब्लड सेल्स जिनको कि एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं हम लोग। तो रेड ब्लड सेल्स जो है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द बॉडी, है ना। हमारे ब्लड में ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट सेल है। इनका प्राइमरी फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करके ले करके जाना। इससे पहले वाले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे
रेस्पायरेशन, उस रेस्पायरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन आया था लंग्स तक, लंग्स में एल्वियोली तक पहुंचा, और एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज थे। उन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड था। तो और उस ब्लड में ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यही रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल का प्राइमरी काम क्या हो गया? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडीज टिश्यू, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये कैरी करता है एक वेस्ट मटेरियल के रूप में, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, बैक टू दी लंग्स। यानी कि सेल से लंग्स तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ये लेकर के आता है लंग्स में, फिर ये इनको छोड़ देता है, और एक्सहेलेशन जब होता है तो वहाँ पर ये बाहर निकल जाता है। इसमें एक प्रोटीन होता है हेमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो रेड कलर प्रोवाइड करने में हेमोग्लोबिन ही वो फैक्टर है जिस वजह से ब्लड हमारा रेड होता है। इसके बाद आ जाता है ल्यूकोसाइट्स, जिनको कि वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का भी काफ़ी वाइटल रोल है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में, खास करके ये हमारे बॉडी को डिफेंड करवाता है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन या फॉरेन इन्वेडर। अगर बाहर से किसी भी तरह का कोई भी सब्सटेंसेस अपने बॉडी में इंटर कर जाए, है ना, तो उनसे डिफेंस प्रोवाइड करने में ये वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। There are several types of white blood cells, each with its specific functions। बहुत तरह का जो है वाइट ब्लड सेल्स होता है, और सबका अपना अलग अलग फंक्शंस होता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब अलग अलग प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स हैं। इसके बाद प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स ये सेल फ्रेगमेंट्स होता है जो कि एसेंशियल होता है फॉर ब्लड क्लोटिंग। अगर किसी भी प्रकार का चोट लग जाता है तो चोट लगने के दौरान वहाँ से ब्लड निकलने लगता है ना, और जब ब्लड निकलता है तो थोड़ी देर बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर क्लोटिंग हो गई, यानी कि एक लेयर वहाँ पर जमा हो गया। तो ब्लड क्लोटिंग करवाने में यही प्लेटलेट्स का रोल होता है। ये हेल्प करता है हमारे वॉन्ड्स को सील करने में, एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज डैमेज्ड। किसी भी प्रकार का अगर डैमेज होता है ब्लड वेसल को, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो जाए, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग से रोकने के लिए ये कोएगुलेशन का काम करता है, एक सील का काम करता है, यानी कि सील प्रोवाइड करता है किसी भी तरह के घाव को, वुंड्स को। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गया हमारे ब्लड का। ब्लड के फंक्शन को अगर देखें तो इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ब्लड सर्व करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में। ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम टू एंड फ्रॉम सेल्स एंड ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को टू द टिश्यूज, जबकि प्लाज्मा कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को। दूसरी तरफ इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करता है ब्लड। वाइट ब्लड सेल्स का इसमें क्रूशियल रोल होता है इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में पैथोजेंस को, एंड पार्टिसिपेट इन ह्यूमन रिस्पॉन्स। उसी प्रकार से वेस्ट रिमूवल में ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, to the organs responsible for excretion like the lungs and kidneys for एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। इसी प्रकार से और भी कुछ फंक्शंस हो जाता है, जैसे कि ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करता है, जैसे प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा किए। तो प्लेटलेट्स जो हैं ये वो क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड करता है फाउंड इन द प्लाज्मा, एंड हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स एट द साइट ऑफ इंजरीज। और इस प्रकार से ये एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से बचाता है। टेम्परेचर रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। ब्लड हेल्प करता है हमारे बॉडी के ओवरऑल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। ये जो हीट प्रोड्यूस होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में थ्रू आउट द बॉडी। और जब कभी भी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो ब्लड वेसल्स जो हमारी स्किन के आसपास में होते हैं वो उन स्किन को डायलेट करता है, और डायलेट करके हीट को रिलीज़ करता है। और जब काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है तो ये हीट प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। पीएच रेगुलेशन में ये हेल्पफुल है। ब्लड हेल्प करता है हमारे बॉडी को मेंटेन करने में, एसिड बेस बैलेंस जो है उनको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। इट कंटेन्स बफर्स एंड रेसिस्ट चेंजेस इन पीएच एंड कीप इट विद इन अ नैरो हेल्दी रेंज। इसी प्रकार से ब्लड का काम है हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना। हमारे बॉडी में वेरियस हार्मोन ग्लैंड्स हैं, तो हार्मोन ग्लैंड्स से, वेरियस ग्लैंड से हॉर्मोन्स का जब सेक्रेशन होता है तो ये सेक्रेशन जो है इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये पहुंचता है, टारगेटेड टिश्यूज तक पहुंचता है, ऑर्गन्स तक पहुंचता है। एंड इट अलाउज फॉर द रेगुलेशन ऑफ न्यूमरस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं ब्लड के। तो ये कुछ फंक्शंस हो गए उनमें से, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ब्लड एक तरह से हम लोग कहेंगे कि ये लाइफ लाइन है ह्यूमन बॉडी का, और ये काफ़ी एसेंशियल रोल प्रोवाइड करता है, प्ले करता है इन सस्टेनिंग द लाइफ। इट इज़ रेगुलेटेड बाय वेरियस फीडबैक सिस्टम टू ensure that its composition and function remains within the necessary range for overall health and well-being। ठीक है। ब्लड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एसेंशियल रोल प्ले प्रोवाइड करता है इन मेंटेनिंग द लाइफ लाइन, इन मेंटेनिंग द ह्यूमन बॉडी, इन सस्टेनिंग द लाइफ। ठीक है। ये रेगुलेट करता है अलग अलग फीडबैक मैकेनिज़्म को, फीडबैक सिस्टम को, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि इनका जो कंपोजिशन है और इनका फंक्शन जो है वो इंटैक्ट रहे। ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स देख सकते हैं। ये ब्लड वेसल्स हो गया ये वाला, इधर रेड ब्लड सेल हो गया, हेमोग्लोबिन होने की वजह से ये रेड दिख रहा है। फिर ये वाइट ब्लड सेल्स हो गया, अलग अलग प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। फिर यहाँ पे ये प्लाज्मा दिख रहा है, और ये वाला जो है ये प्लेटलेट्स दिख रहा है। तो एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ब्लड का। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाइटल सब्सटेंसेस, जिसमें से गैसेस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन थ्रू आउट द बॉडी। और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है इन मेंटेनिंग द बॉडीज फंक्शंस, होम्योस्टेसिस एंड ओवरऑल हेल्थ। सेवरल सिस्टम्स और मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। तो इसी में से एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ जाता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो इनको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हमारा हार्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आ जाता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ द प्राइमरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट द बॉडी। इसमें हार्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होते हैं, और मेन फंक्शन जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है वो, जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट का क्या काम है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, जो कैरी करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट दी बॉडी। अभी हार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि हार्ट जो है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, या एट्रिया यानी कि अपर चैम्बर्स होते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जिसको कि लोअर चैम्बर कहते हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजन पुअर ब्लड को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वो रिसीव करता है, जबकि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप्स इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हो गया, वेन हो गया, कैपिलरीज हो गया। ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट, जबकि वेन्स जो है ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक टू द हार्ट। और जो कैपिलरीज हैं ये टाइनी वेसल्स होते हैं, जहाँ न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है विद द टिश्यूज एंड सेल्स। ठीक है। इनके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ की एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड द बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और यहाँ की कंपोनेंट्स जो होता है दैट इज़ लंग्स, एयरवेज, एयरवेज में ट्रेचिया, ब्रोंकी,
फिर और भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो सब हो गए, ब्रोंचियोल्स हो गए, एल्वियोली हो गए। ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेरियस सेल्स में ये पहुंचता है। वहाँ पर जो हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो एज ए वेस्ट के रूप में निकलता है, तो वो फिर सेम रूट के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है और हम लोग इनको एक्सहेल कर देते हैं। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोसेसिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड बेवरेजेस वी कंज्यूम। ठीक है, यहाँ से हम लोग को न्यूट्रिएंट मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलता है, फैटी एसिड्स मिलता है। यह ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द सेल्स एंड टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह से नेटवर्क ऑफ वेसल्स और नोड्स हैं जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में लिम्फ को, जो कि एक क्लियर फ्लूइड होता है जो कि वाइट ब्लड सेल्स को कंटेन करता है और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मौजूद होता है बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, इट आल्सो प्लेस अ रोल इन इम्यून सिस्टम। उसी प्रकार से एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग आगे देखने वाले हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये हार्मोन्स मैसेंजर का काम करता है, रेगुलेट करता है वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को और हेल्प करता है टू कोऑर्डिनेट ब्लड फंक्शंस। ठीक है, और फिर आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो है नर्वस सिस्टम में ये नर्व्स वाला जो वो पूरा ओवरऑल सिस्टम जो है, तो उनको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये एक साथ काम करता है ताकि इंश्योर किया जा सके एसेंशियल सब्सटेंसेस टारगेट लोकेशन तक पहुंच सके, टारगेट लोकेशन से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट किया जा सके। बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाने के लिए ब्लड का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और ये सिस्टम मेंटेन करता है हमारे बॉडी को के होमियोस्टेसिस को। ये अलाउ करता है टू फंक्शन एफिशिएंटली एंड अडेप्ट टू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लड का जो है वो रोल हो जाता है। आगे अगर हम लोग देखें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है ये एक मेन इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी का, हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो ये हार्ट हैं उनका वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करता है टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अभी इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, और वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इनका हार्ट, वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज। तो दिस आर द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ब्लड इसमें जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यही वो ब्लड हैं जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। हार्ट जो है वो एक्ट करता है पंप के रूप में, और ये पंप के रूप में एक्ट करके ब्लड को पुश करता है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको पुश करता है थ्रू आउट द बॉडी। और फिर थ्रू आउट द बॉडी में जब ये ब्लड पहुंच जाता है डिफरेंट टिश्यूज़ तक, डिफरेंट सेल्स तक, जब ये टारगेट लोकेशंस तक ब्लड जब पहुंच जाता है तो वहाँ पर से फिर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर के आता है हार्ट तक, और हार्ट से फिर ये वापस लंग्स तक पहुंचता है, और इस तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम एक ओवरऑल एक साइकिल को कंप्लीट करता है। तो हार्ट एक्ट करता है एज अ पंप टू पुश आउट द ब्लड, एंड द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट्स एज अ पाइप थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। और ये वही ट्यूब है जिनके थ्रू ब्लड जो है कैरी होता है, तो इसीलिए इनको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट विच ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है थ्रू द थ्री टाइप्स ऑफ वेसल्स। तीन वेसल्स से प्रोवाइड ये ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। आर्टरीज हो गया, दूसरा वेंस हो गया, और तीसरा कैपिलरीज हो गया। आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज के बीच में
अगर हम लोग डिफरेंसेस को देखें तो आर्टरीज जो हैं ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होता है, ये कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें थिक वॉल होते हैं क्योंकि ब्लड यहाँ से एमर्ज होता है, कहाँ से, हार्ट से ब्लड एमर्ज होता है अंडर हाई प्रेशर में जब ब्लड एमर्ज होगा तो थिक होना इनका काफ़ी ज़रूरी है। अगर थिक नहीं होगा तो ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो फट सकता है, यानी कि आर्टरीज जो हैं वो फट सकता है। मेन आर्टरी को मेन आर्टरीज जो हैं वो कनेक्टेड होता है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, और ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर दूसरा वाला पार्ट जो है वो वेंस हो जाता है। वेंस जो है हार्ट के दूसरे एंड में कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि कैपिलरीज से आ रहा होता है वो वेंस में पहुंचता है। ठीक है, और वेंस से ये, चूँकि ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं जो कैरी करते हैं ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो पूरे पार्ट्स बॉडी के प्रत्येक हिस्से से, प्रत्येक सेल्स से, प्रत्येक टिश्यूज से इसमें यानी कि वेंस में ये ब्लड जाता है। तो इसलिए इनका थिक होना ज़रूरी नहीं है। तो ये थिन भी है तो थिन होने से भी इनका काम हो जाता है। हैव वाल्व्स विच अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। हार्ट में जो है वो थिन वाल्व्स होते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करता है। अभी हम लोग हार्ट के डायग्राम में देखेंगे कि क्या हो रहा होता है। और पल्मोनरी वेंस जो होता है दैट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट एंड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखें इस हार्ट के डायग्राम में, जैसे ये वाला है, ये वेंस है। ठीक है, ये जो वेंस है, वेंस कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। जबकि आर्टरीज जो हैं ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ये वाला हार्ट हो गया। तो हार्ट में अब ये जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज हार्ट के ये एओर्टा है, इनके साथ कनेक्टेड हैं। और एओर्टा जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। तो देखो हो क्या रहा होता है, इधर लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके आया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, तो ये आया लंग्स से। तो लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर के आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू, ये यहाँ पर जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करता है। ये एक तरह से वाल्व के टाइप का है, इनलेट वाल्व है ये। और ये वाल्व जब है तो मतलब कि ये यूनिडायरेक्शनल है, यहाँ से सिर्फ आ सकता है, वापस नहीं जा सकता है। तो यूनिडायरेक्शनल वाल्व होने के वजह से ये इधर से आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये पहुँचता है तो यहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है। कहाँ पंप किया जाता है, तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप कर दिया जाता है मेन आर्टरी में। ये मेन आर्टरी जो है, तो ये वाला जो रेड वाला दिख रहा है, तो इसको हम लोग मेन आर्टरी कहते हैं या फिर ऑर्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो मेन आर्टरी में गया, मेन आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड गया। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड मेन आर्टरी से बॉडी के पूरे हिस्से में पहुंच जाता है, प्रत्येक सेल्स तक ये पहुंचता है, वहाँ पर रेस्पायरेशन होता है। और रेस्पायरेशन होने के बाद इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि रेस्पायरेशन होने के बाद जैसे ये बॉडी के हिस्से में पहुंचा, बॉडी के हिस्से में पहुंचने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाता है, और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है वो इस वेन में पहुंचता है। तो ये वाला जो ब्लू वाला जो दिख रहा है, तो यहाँ पर पहुंचा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट ब्लड को पंप किया गया मेन आर्टरी में। तो मेन आर्टरी में अगर ब्लड को पंप किया जाएगा तो मेन आर्टरी का मोटा होना, थिक होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए मेन आर्टरी जो है वो थिक होता है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं। फिर
ये प्रत्येक सेल तक गया, सेल में रेस्पायरेशन हुआ, रेस्पायरेशन होने के बाद वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो वेन में पहुँचता है, ठीक है। तो इसीलिए वेन में डायरेक्टली पहुँच जाता है, तो इसलिए इनका मोटा होना ज़रूरी नहीं है। वेन से ये फिर पहुँचता है राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। वेन से ये पहुंचना है, यानी कि ये जो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, अच्छा ब्लड कैपिलरीज बता देते हैं, ये थिन वॉल्ड और काफ़ी नैरो ट्यूब होता है। ये कनेक्ट करता है आर्टरीज और वेन को। यहाँ पर एक्सचेंज होता है वेरियस मटेरियल्स का, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड द बॉडी सेल्स, वो यहीं कैपिलरीज में ही हो रहा होता है। और कैपिलरीज से फिर ये वेंस में पहुंचना है, वेंस के थ्रू ये हार्ट के राइट साइड में जा कर के, यानी कि जिनको हम लोग मेन वेन कहते हैं या फिर वीना कावा कहते हैं, तो वीना कावा के थ्रू ये जो हमारा राइट हार्ट होता है, हार्ट का जो राइट साइड होता है, तो वहाँ पर पहुँचना है। तो वहाँ से इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये राइट एट्रियम में पहुंचा और राइट एट्रियम से फिर ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, ठीक है। ये वन वे वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचा और राइट वेंट्रिकल से फिर ये जो राइट वेंट्रिकल से फिर ये जो क्या बोलेंगे, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था यहाँ पर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके थ्रू, ये जो इस वाले को हम लोग, इस वाले ट्यूब को पल्म्यूनरी वेन कहते हैं, ठीक है। तो या फिर इनको हम लोग आर्टरी भी कहते हैं, इनको हम लोग ARTERY आर्टरी भी कहेंगे, या फिर PULMONARY पल्म्यूनरी वेन कहेंगे, ठीक है। तो आर्टरी या पल्म्यूनरी वेन के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स तक लेकर के चले जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ओवरऑल एक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है हमारे हार्ट का। और ऑक्सीजन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में गया तो लंग्स में एल्वियोली जो है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोली को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और फिर वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज से ही कनेक्टेड होता है ये हमारा वेन, और दूसरे तरफ जो आर्टरी होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वहाँ पर वो वापस लेकर के चले आता है। तो इस तरह से ये ओवरऑल प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस यहाँ। तो पल्मोनरी वेन्स जो है वो कैरी किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम, पल्मोनरी वेन कैरी किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा इधर लगता है गलत लिख दिए, यहाँ पल्मोनरी वेन नहीं, ये पल्मोनरी आर्टरी होता है। दिस इज नॉट वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ARTERY, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू दी, फ्रॉम हार्ट टू दी लंग्स। जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू दी लंग्स, जबकि दूसरे तरफ पल्मोनरी वेन जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया यहाँ पर, इनको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पल्मोनरी वेन्स के बारे में बताएं कि पल्मोनरी वेन क्या करता है। पल्मोनरी वेन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू दी लेफ्ट एट्रियम, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है लेफ्ट एट्रियम से टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू यूनिडायरेक्शनल वाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड होता है टू दी मेन आर्टरी, जिनको कि ऑर्टा कहते हैं, टू दी बॉडी ऑर्गन्स। फिर वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होकर के जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होकर के आता है राइट एट्रियम में थ्रू दी मेन वेन, जिनको वीना कावा कहते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है राइट एट्रियम में टू दी राइट वेंट्रिकल्स थ्रू दी यूनिडायरेक्शनल वाल्व, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होकर के राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है, ठीक है। लंग्स तक पहुंच जाता है और लंग्स में जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से ओवरऑल प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए यहाँ पर। तो इस तरह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है, ठीक है। यहाँ एक और डायग्राम दिया गया है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस प्रकार से लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट
लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में गया, बॉडी ऑर्गन्स में गया, वहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन हुआ। सेल्यूलर रेस्पिरेशन होने के बाद मेन वेन यानी कि वीना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, हार्ट के राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जो है पहुंच गया लंग्स तक, और लंग्स में जाकर के फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में। तो ओवरऑल ये वाला प्रोसेस है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये पूरा। तो आगे हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं और उसमें हम लोग कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं इसमें कि ये जो वेन्स वगैरह सब हैं, तो वेन्स, आर्टरीज और जो कैपिलरीज हैं, इनके बीच में हम लोग डिफरेंसेस को भी देखें। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखो, ह्यूमन बॉडी से ही संबंधित ना कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे कि हार्ट बीट है। तो हार्ट बीट हम लोग किसको कहते हैं? अब हम लोग अपने बॉडी के किसी भी ऐसे हिस्से में लेकर के चलते हैं अपने हाथ को जहाँ पल्स हम लोग फील कर सकते हैं। अगर उस पल्स को हम लोग फील करना चाहें तो ये जो पल्स है ना एक पर्सन का, वो लगभग लगभग मतलब एक पल्स का मतलब एक हार्ट बीट होता है। तो पल्स जो है, नंबर ऑफ कितना पल्स हुआ एक मिनट में, उसको हम लोग पल्स रेट कहते हैं। और पल्स हम लोग किसको कहेंगे? वो हार्ट बीट जो होता है, तो उनको हम लोग एक तरह से हार्ट बीट क्या मतलब वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का, उसको हम लोग हार्ट बीट कहेंगे। यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ और रिलैक्सेशन हुआ थे, तो इसको हम लोग वन हार्ट बीट कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन हार्ट जो होता है 70 से 72 टाइम्स एक मिनट में हार्ट बीट हो रहा होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट पंप करता है ब्लड को टू द आर्टरीज अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। और जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो ब्लड हार्ट बीट हमारा बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो एनर्जी का खपत भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हार्ट बीट हो गया, पल्स हो गया, तो यहाँ सब ये सब जो है कुछ कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। ब्लड प्रेशर भी होता है। ब्लड प्रेशर हम लोग किसको कहते हैं? तो जिस प्रेशर के ऊपर है ना ब्लड पंप होता है थ्रू आउट द बॉडी बाय द हार्ट, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो तरह का प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज, और वो हो जाता है दो वैल्यू, सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किसको कहते हैं कि इनको समझने के लिए, जैसे सिस्टोल और डायस्टोल जो हैं, इनको समझने के लिए ये जो हार्ट बीट का जो फेज होता है ना, तो व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड इनटू द हार्ट आर्टरी, उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं। तो इस समय जो प्रेशर होता है तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और हार्ट बीट का वो वाला फेज जब हार्ट हमारा रिलैक्स हो रहा होता है, तो उस समय ये जो रिलैक्स हो रहा होता है, तो रिलैक्स या फिर एक्सपेंड हो रहा होता है एंड अलाउज द चैम्बर्स टू फिल विद द ब्लड, तो इसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं। और इस समय जो प्रेशर बन रहा होता है तो उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लिव्स द हार्ट, है ना, थ्रू द मेन आर्टरी, उनको हम लोग क्या कहेंगे? ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरे तरफ ये जो मिनिमम प्रेशर होगा इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। तो इस तरह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में डिफरेंसेस हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज अ क्रूशियल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे एसेंशियल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्लांट्स वेरियस पार्ट्स। तो दो प्राइमरी मैकेनिज्म हैं बाय विच प्लांट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। दूसरा एक है ट्रांसपायरेशन और दूसरा है ट्रांसलोकेशन। ये प्रोसेस काफ़ी एसेंशियल है फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ओवरऑल सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्ट के लिए
ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है। ट्रांसपायरेशन हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें प्लांट लूज करता है वाटर वेपर थ्रू टाइनी ओपनिंग, जिनको कि स्टोमेटा कहते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स। लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से यहाँ पर एक तरह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है इन द प्लांट, और नेगेटिव प्रेशर के वजह से इट कॉजेज द वाटर टू बी ड्रॉन अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि प्लांट अगर हम लोग ऐसे माने तो यहाँ नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से नीचे जो रूट्स हैं, इन रूट्स के थ्रू ये एयर को सक करने का काम करता है, यानी कि एयर नहीं, वाटर को सक करने का काम करता है, वाटर ऊपर की तरफ ये खींचता है। तो इस तरह से ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है जाइलम वेसल के थ्रू होता है इन द प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं प्लांट में। ट्रांसपायरेशन जो है तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का अपटेक इसी के थ्रू होता है। इट हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ वाटर एंड एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्लांट्स रूट सिस्टम। दूसरा, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ट्रांसपायरेशन के वजह से ये एक तरह से फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और फिर कूलिंग प्रोवाइड करता है। इट कूल्स द प्लांट्स विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन एंड प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन होता है, और ट्रांसपायरेशन में लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है। तो प्लांट्स ट्रांसपायर्ड वाटर स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है ये इस तरह से लूज हो रहा होता है। तो वाटर वेपर जैसे ज़मीन से इवापोरेट होता है, तो वैसे ही प्लांट्स के लीव्स से स्टोमेटा के थ्रू वाटर का इवापोरेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसपायरेशन हुआ। दूसरा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मूवमेंट, जैसे कि शुगर हो गया और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हो गए, इन सब का मूवमेंट विद इन द प्लांट। दिस प्रोसेस प्राइमरली अकर्स इन द प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज, जो कंसिस्ट करते हैं दो मेन टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज को, जिसमें कि एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। रूट्स से लिव्स तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में जाइलम वेसल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये मूवमेंट काफ़ी टिपिकल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। और ये हो रहा होता है ट्रांसपायरेशन के वजह से, जो कि निगेटिव प्रेशर वहाँ पर क्रिएट होता है, और वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है लिव्स की तरफ और प्लांट के टिप्स की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट टिश्यू है फ्लोएम। फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, खास करके शुगर जो कि प्रोड्यूस हुआ फोटोसिंथेसिस के दौरान, फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर दिस न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। और इस तरह से जो है ये फ्लोएम का रोल हो जाता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स जो हैं प्लांट में, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो फ्लोएम एक तरह से क्या बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बना, तो फूड को लिव्स से बाकी हिस्से में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। और दूसरे तरफ जाइलम जो है, जाइलम वेसल वाटर और मिनरल्स को कैरी करके लेके जाता है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये वन वे फ्लो होता है, वाटर और मिनरल्स का फ्लो होता है, नो एंड वॉल्स बिटवीन दी सेल्स, और स्टिप्ड विद लिग्नाइन ये होता है, लिग्नाइन से ये स्टिप्ड होता है। दूसरे तरफ फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम टू वे फ्लो होता है, इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है, वाटर और फूड दोनों इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, और एंड वॉल्स जो हैं वो परफोरेटेड होते हैं, एंड वॉल्स विथ परफोरेटेड। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो गए जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यूज़ के बीच में। ये दो प्रोसेस एक साथ काम करता है टू मेंटेन द प्लांट्स ओवरऑल हेल्थ। प्लांट के ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये एक साथ काम करते हैं। ये सपोर्ट करता है ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। दे आर ड्राइवन दे आर ड्राइवन बाय वेरियस फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जैसे इसमें ट्रांसपायरेशनल पूल होता है, रूट प्रेशर होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करता है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन को, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये सब कैसा है, ये सब भी अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को। और प्लांट का फिजियोलॉजिकल स्टेट कैसा है, और इन प्रोसेस को समझना जो है, मतलब अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स बायोलॉजी। इट हेल्प्स
optimize crop growth and address issues related to plant health and productivity. मैकेनिज्म अगर देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, तो इट अकर्स थ्रू अ प्रोसेस जिनको ट्रांसपायरेशन कोहेशन टेंशन मैकेनिज्म कहते हैं. दिस मैकेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लिव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये मैकेनिज्म की भी काफ़ी खास है. यहाँ रूट अपटेक हो रहा होता है. तो रूट अपटेक कैसे होता है? तो ट्रांसपायरेशन में जब सूरज की रोशनी होती है तो उस समय लिव्स के थ्रू वाटर का इवापोरेशन हो रहा होता है. तो वाटर का इवापोरेशन होने की वजह से यहाँ पर एक तरह से निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है. ठीक है. द प्रोसेस बिगिंस विद द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द प्लांट्स रूट फ्रॉम द सॉइल. This uptake is facilitated by the root hairs, which increases the surface area for the absorption. ठीक है. Active transport process pump mineral ions into the root cells, creating a hypertonic environment within the plants, which help drive the movement of water into the roots through osmosis. फिर वाटर का मूवमेंट होता है. ठीक है. वाटर का मूवमेंट होता है जाइलम वेसल में. जब वाटर एक बार रूट सेल में इंटर कर गया तो ये प्लांट के वेस्कुलर टिश्यूज में मूव करते हैं, जो कि जाइलम वेसल हैं. जाइलम वेसल में लॉन्ग इंटरकनेक्टेड सेल्स होते हैं जिनको कि वेसल एलिमेंट्स कहते हैं, और ट्रेचिड्स कहते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एज ए कंड्यूट्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर इन्हीं सेल्स के थ्रू मूव करता है ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, एंड इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर विद इन दी जाइलम. फिर ट्रांसपायरेशन जो है ये यहाँ जब वाटर का इवापोरेशन होता है फ्रॉम द स्टोमाटा ऑफ द लीव्स, तो एक निगेटिव प्रेशर लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से यहाँ एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है. इट अकर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल बिटवीन द प्लांट्स इंटरनल टिश्यूज एंड द ड्रायर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और इस तरह से निगेटिव प्रेशर होने की वजह से वाटर ऊपर की तरफ खिंचाता है. ठीक है. और इस तरह से कोहेशन और एडिशन जो है ये काफ़ी क्रूशियल एस्पेक्ट्स मैकेनिज्म है. एस्पेक्ट्स ऑफ द मैकेनिज्म इज कोहेशन एंड एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल कोहेसिव होता है. इसका मतलब ये हुआ कि दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. एडिशनली दे adhere to the walls of the xylem vessel. This cohesion and adhesion creates tension in the water column, allowing it to be pulled upward and as a continuous stream, और this tension is often referred to as transpirational pull. ठीक है. और फिर टेंशन ग्रेडियंट भी होता है. एज वाटर मोलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जैसे जैसे वाटर मोलिक्यूल पुल्ड अप होता है थ्रू द प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, दे क्रिएट अ टेंशन ग्रेडियंट विद इन द जाइलम. जाइलम में टेंशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है. यह ग्रेडियंट ड्रॉ करता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को फ्रॉम द रूट्स टू रिप्लेस द वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपायरेशन. ठीक है. तो इस तरह से फिर मिनरल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है. वाटर के साथ ये डिजॉल्व हो जाता है. जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, आयंस हो गया, ये सब पानी में डिजॉल्व हो जाता है, और ये भी रूट्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स of the plants through the xylem. This is often driven by both the transpirational pool and active transport processes within the plant. This transpirational cohesion tension mechanism works as a continuous process, और ये ensure करते हैं steady supply of water and minerals to the plant's aerial parts. ये एक passive process है that is mainly driven by environmental conditions and the plant's physiological state. फैक्टर्स जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ये सब भी अफेक्ट कर सकता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को. एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्पीड ऑफ वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट्स. दिस मैकेनिज्म इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग प्लांट हाइड्रेशन, फैसिलिटेटिंग न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड सपोर्टिंग वेरियस मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ प्रोसेसेस. तो इस तरह से ये जो है ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है, और ट्रांसपायरेशन जो है एक तरह से पुल फैक्टर की तरह काम करता है. ठीक है. तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अगर हम लोग देखें तो फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्लोएम वेसल्स के थ्रू हो रहा होता है. इट प्राइमरीली अकल्स थ्रू अ प्रोसेस जिनको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मूवमेंट होता है, खास करके शुगर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम द सोर्स. सोर्स कौन हुआ? जहाँ पर भोजन बना, यानी कि लिव्स हुआ, टू द सिंक,
सिंक यानी कि जहाँ जा कर के ये स्टोर होगा। प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट इज सुक्रोज, डाइसैकेराइड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो कैसे होता है इनको देख लेते हैं, मैकेनिज्म को देख रहे थे। तो प्रेशर फ्लो होता है, जैसे सुक्रोज एक्यूमुलेट होता है फ्लोएम वेसल में एट द सोर्स, ये एक तरह से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो मूव करता है इनटू द फ्लोइंग, इंक्रीजिंग टर्गर प्रेशर, और दिस प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म इज ऑफन रेफर्ड टू एज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ट्रांसलोकेशन में हाई टर्गर प्रेशर होने की वजह से फ्लोएम में एट द सोर्स यह जनरेट करता है प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि पुश करता है सुक्रोज रिच सैप को इनटू द फ्लोएम ट्यूब्स to move towards the sink, which could be growing regions, roots, storage organs, or other parts of the plant that require energy and nutrients. फिर अनलोडिंग होता है, यानी कि टारगेट लोकेशन तब तक जब ये पहुंच गया तो वहाँ अनलोडिंग होता है। एट द सिंक सुगर्स आर एक्टिवली अनलोडेड फ्रॉम द फ्लोएम इनटू द सेल that need them for various processes. This unloading process reduces the osmotic pressure in the phloem at the sink. फिर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज होता है। सुगर ट्रांसपोर्टेड टू द सिंक्स आर यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस प्रोसेसेस। ग्रोइंग रीजन में दे मे बी यूज्ड टू सपोर्ट सेल एक्सपेंशन एंड डिवीजन, जबकि रूट्स में दे कैन बी स्टोर्ड एज स्टार्च फॉर फ्यूचर यूज। और रिटर्न फ्लो फिर होता है, कुछ केसेस में एक्सेस शुगर में बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू द सोर्स ऑर्गन्स फॉर स्टोरेज और फर्दर यूटिलाइजेशन। इस तरह से जो है फ्लोएम वेसल में भी ये काम हो रहा होता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंसेस भी हम लोग देख लिए, इनके रोल को भी देख लिए, और ये कंटिन्यूस साइकिल लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसलोकेशन है ना, रिटर्न फ्लो, ये इंश्योर करता है दी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट दी प्लांट। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो हुआ ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स। ये अलाउ करता है प्लांट्स को टू allocate resources to various parts of their structure based on their current needs। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। एंड साथियों हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के साथ में ये वाला चैप्टर जो है यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। वैसे वन शॉट वीडियो जो है इनका मैं डाल दूंगा सबको एक साथ करके, वो भी मैं चैनल पे डाल दूंगा। तो जो पार्ट्स में है उन्हीं का एक तरह से क्या होगा कि एक जगह उनको देखा जा सकेगा। तो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो साथियों बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।